What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार लव फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और इसी तरीके से आप लोगों को लाइफ को एंजॉय करते रहना भी है. अगर नहीं कर रहे हो तो देखिए अपनी लाइफ में टेंशन नहीं लिया करते, बिल्कुल शांत स्वभाव में अपनी लाइफ को जीना सीखना है आप लोगों के लिए. और वही लंबी रेस के घोड़े कहलाते हैं जो अपने आप को शांत रखकर अपने पथ पर चलते रहते हैं. तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना जो भी काम है कंप्लीट उसको पहले ही प्लान बना लीजिए और फिर पूरे दिन में उसको फॉलो करके चलना है. शाम को अपने आप को चेक कीजिए कि कितना आप लोगों ने उसको अचीव किया है और कितना अचीव नहीं किया है. जो अचीव नहीं किया है उसको नेक्स्ट डे फिर से आप लोग करने की कोशिश कीजिए. तो इस तरीके से अपने पैटर्न को फॉलो करके रखना है. और जोश कैसा होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखना है हाई. ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. आपके सामने है 8 क्वेश्चन, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं. इसके बाद में आंसर मिलाऊंगा, मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है कमेटी के बारे में, जो कि है शैलेश नायक कमेटी. ये कमेटी रिसेंटली अभी न्यूज में थी. ये कमेटी किस चीज के लिए फॉर्म की गई थी हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को बताना है. किस चीज में रिफॉर्म के लिए इसको फॉर्म किया गया था. सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रथम एक एनजीओ है जो कि कई बार यहां पर डेटा प्रस्तुत करती है एजुकेशन से रिलेटेड कि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसा है. तो ये जो एनजीओ है ये बनाई गई थी माधव चौहान, इनके साथ में एक और पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा मिलकर ये 1994 में इसका गठन किया गया था. तो दूसरी पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो था यहां पर इनोग्रेट किया गया था जनवरी 28 1950 में. आप लोगों को यह बताना है कि ये जो स्टेब्लिश किया गया था किस एक्ट के तहत अंग्रेजों के जमाने में इसको स्टेब्लिश किया गया था, वो कौन सा एक्ट था और कब का एक्ट था, ये आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जल्लीकट्टू के बारे में. आप लोगों को बताया कि साउथ इंडिया में काफी शानदार तरीके से ये खेल खेला जाता है. तो इसी के बारे में बात बताना है कि कौन से फेस्टिवल के उपलक्ष्य में यहां पर ये जल्लीकट्टू सेलिब्रेट किया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम आप लोगों को बताना है. नेक्स्ट जो बात की जा रही है कौन से राज्य के द्वारा रिसेंटली अभी एक्सटेंड किया गया कि ऑल मेडिकल कॉलेजेस जो भी हैं वो कैशलेस यहां पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को प्रोवाइड कराएंगे ऑल पेशेंट्स को. अगर आप लोग बीजू जानते हैं किस पर्टिकुलर राज्य से रिलेटेड हो सकता है, तो आप लोग जानते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप लोग यहां पर इसका आंसर दे पाएंगे. फेसबुक के द्वारा रिसेंटली अभी 500 से ज्यादा पेज ग्रुप अकाउंट वगैरह हटाए गए थे यहां पर, जो कि गलत तरीके से यहां पर इलीगल बिहेवियर तरीका यहां पर देखने को मिला. यहां पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे इन ऑथेंटिकेट वे में बिहेव कर रहे थे. तो ये जो पेज थे ये किस कंट्री के थे, ये जो ग्रुप थे किस कंट्री के थे, ये आप लोगों को बताना है. इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो उनके सामने एक नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है. तो कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर व्यापार करने की नई अपॉर्चुनिटी है, उस कंट्री के साथ में अब रूपी में पेमेंट हम लोग कर सकते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. और इंडिया और पर्शियन गल्फ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहां पर ये. तो इस कंट्री का नाम बताना है. ये कंट्री काफी अभी न्यूज में भी है. इंडिया यहां पर बात की जा रही है कि इनिशिएटिव यहां पर कमबैक मैरीन पोल्यूशन. तो इंडिया के साथ में मिलकर किसके साथ के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया है कि मैराइन पोल्यूशन जो है उसको कमबैक करना है, यानी कि जो समुद्र में जो भी पॉलिथीन प्लास्टिक वगैरह देखने को मिलती है कैसे उसको कम करना है और इफेक्टिवली कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है. तो किसके साथ में मिलकर यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. 8 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अभी आंसर बताऊंगा. मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखेगा. भले ही जीरो क्यों ना आता है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, तो खुश हो जाना है कि आज बहुत कुछ सीखने को मिल गया. तो इस तरीके से एंजॉय कीजिए लाइफ को. सबसे पहले बात करते हैं शैलेश नायक कमेटी. ये कोस्टल रेगुलेशन जोन रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है. हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखें टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल राज्य हैं. कैसे उनको रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली हम लोग यहां पर एक टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए इससे एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए यहां पर शैलेश नायक कमेटी बनाई गई थी. नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये फ्रीडा लांबे और यहां पर माधव चौहान के द्वारा मिलकर ये प्रथम नाम की एक एनजीओ स्टार्ट की गई थी. अच्छा, प्रथम नाम की जो एनजीओ है यहां पर ये एजुकेशन से रिलेटेड जो डेटा निकाल के लेकर आते हैं उसका क्या नाम है, ठीक है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, उसको क्या बोलते हैं. ई से उसका नाम बनता है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. और ये रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिकेटेड होती है कि आप लोग इसका यूज करके मेंस में आंसर भी लिख सकते हैं कि उस रिपोर्ट में ये चीजें बोली गई हैं. तो इसका नाम ई से बोला था क्या मैंने, ई से नहीं है, इसका नाम ए से बनता है, ठीक है, ए से बनता है. चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बताता हूं, फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है. ASER ऐसा रिपोर्ट बोलते हैं. इसकी फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को ये बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है. अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, आगे चलते हैं. सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री में बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद में. ये आज की डेट में जो हमको देखने को मिलता है, फिर इसको हमारी कंट्री आजाद हुई जब इसको इनोग्रेट किया गया ये 28 जनवरी 1950 में. तो इंपॉर्टेंट है. पोंगल के फेस्टिवल यहां पर देखने को मिलता है जल्लीकट्टू, जो कि यहां पर एक जो बैल की रेस आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलती है और बेसिकली साउथ इंडिया और तमिलनाडु में काफी फेमस है. उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट की गई थी यहां पर ये बीजू स्वास्थ्य
स्वास्थ्य कल्याण योजना, क्योंकि बीजू जनता दल यहाँ पर पार्टी है, यहाँ पर नवीन पटनायक जी की उड़ीसा के अंदर, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। फेसबुक के द्वारा जो यहाँ पर रिमूव किया गया रिसेंटली अभी, ये है रशिया के कई सारे ग्रुप और पेज हटाए गए यहाँ पर, क्योंकि वो गलत तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो ईरान के साथ में बोला गया कि रुपये में व्यापार यहां पर कर पाएंगे, तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखे, इसीलिए वो मना करता है डॉलर का यूज करने के लिए, जो कि एक हार्ड करेंसी की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए रुपये मैकेनिज्म यहां पर डेवलप कर ली इंडिया और ईरान के बीच में। तो देखते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खासकर किस तरीके से यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी ले पाती है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। इंडिया और नॉर्वे दोनों के द्वारा यहां पर बात की गई है मैराइन पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए, तो मिलकर काम करेंगे। जो इंडिया जानता है वो नॉर्वे सीखेगा और जो नॉर्वे जानता है उससे इंडिया सीखेगा, तो इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन होता हुआ यहां पर नजर आने वाला है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों के सामने यहाँ पर पॉलिटिकल क्वेश्चन बात की जा रही है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। लीडर ऑफ अपोजिशन काफी न्यूज में है, रिसेंटली अभी इलेक्शन होकर आए उसकी वजह से भी न्यूज में है। तो बात की जा रही है पहली स्टेटमेंट में कि कोई भी प्रोविजन हमारे संविधान में नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो यहाँ पर डिफाइन की जाती है इसकी सैलरी अलाउंसेस क्या क्या इसको फायदे मिलने हैं, वो सारे लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में इसके बारे में बताया गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। सही आंसर जो यहां पर है ये इसका सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। संविधान में कहीं पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है कि हाँ इस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए और इस तरीके से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। बेसिकली इसके बाद में जैसे बात आगे चीजें चलनी स्टार्ट हो गई, तो फिर देखिए जैसे स्टार्टिंग में तो एक पूरे कंट्री में बेसिकली जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो कांग्रेस को हुआ करती थी, फिर आगे चल के यहां पर बड़े बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर होने लगे, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस का दबदबा नहीं रहा राज्य के अंदर, तो उस टाइम पर अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े लीडर निकलकर आने लगे। तो फिर लगने लगा यार कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उस टाइम पर बोला कि 1/10 जो टोटल हाउस है उसके मेंबर जो रहेंगे वो यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आज की डेट में आप लोग इसको देखते हैं तो आज की डेट में जैसे हमारी कंट्री में 545 टोटल मेंबर हैं, इसमें से 2 नॉमिनेटेड आप लोग बोल सकते हैं। इसका अगर 10% आप लोग निकालते हैं तो लगभग 54 मेंबर अगर किसी के पास में होंगे तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट दे दी जाएगी। तो ये क्राइटेरिया है। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है लीडर ऑफ अपोजिशन के? अगर सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट आप लोगों को भरनी है, लोकपाल में आप लोगों को अगर अपॉइंट करना है, इसी के साथ में सिविल विजिलेंस कमिश्नर उसमें आप लोगों को पोस्ट करनी है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर पोस्ट यहां पर लेकर आनी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये तमाम ऐसी पोस्ट है जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट जो पोस्ट ये मानी जाती है। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं फाल्कन के बारे में। क्या है ये फाल्कन जो कि यहां पर प्रोड्यूस कर गई है इंडिया, यहां पर प्रोक्योर की गई है इंडिया के द्वारा, कहां से? इजराइल से। आखिर ये है क्या? यहां पर पहले बोला गया ए में बोला गया है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, दूसरा बोला गया एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, दूसरा बोला गया लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तीसरा बोला गया नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में आप लोग आगे देखिएगा। सही जो आंसर है इसका ये है बी, ये एयरबोर्न वार्निंग एंड द अर्ली कंट्रोल सिस्टम। ये एक तरीके की रडार है जो कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के आगे, और इसके फायदा ये है कि अगर 360 डिग्री में से कहीं से भी कोई भी मिसाइल वगैरह कोई भी ऐसा व्हीकल आ रहा है तो आराम से उसको हवा ही हवा में ये एक तरीके से वार्निंग देगी, और फिर आगे चलकर हमारा जो सिस्टम होगा डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके थ्रू हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हवा ही हवा में। तो ये फायदा होगा इसका। फाल्कन मिसाइल जो फाल्कन रडार है ये हमने इजराइल से खरीदी है, और अगर इसी किसी एयरक्राफ्ट पर लगा देते तो लगभग 400 जो मीटर की रेंज तक, वो 400 किलोमीटर की रेंज तक ये सारी चीजें यहां पर डिटेक्ट कर सकती है, जैसे कि ड्रोन हो गया या फिर कोई मिसाइल हो गई। तो रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है इस रडार की। तो ये इस तरीके से काफी फायदा पहुंचाने वाली है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। इजराइल के साथ में है यहां पर इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर G20 के बारे में। G20 की मीटिंग अभी ओसाका में आप लोगों को देखने को मिली, जापान के अंदर, उसी के बारे में बात की जा रही है। G20 में रिसेंटली यहां पर क्या क्या अडेप्ट किया गया, तो उसी के कॉन्टेक्ट में जो ओसाका डिक्लेरेशन है इसी के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला बोला गया कि यहां पर टेररिज्म के बारे में फोकस किया गया है, प्राइमेसी इसको दी गई है, जो कि खासकर जो अगर बात करें FATF के अंदर, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात यहां पर की जा रही है। ये इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। ओसाका डिक्लेरेशन बोल रहा है इकोनॉमिक ऑफेंडर, जैसे हमारी कंट्री में से माल्या, नीरव मोदी टाइप के आदि भाग हैं, उनको भी फोकस देकर चल रहा है थीम की तरीके से। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर है बेसिकली इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ओसाका डिक्लेरेशन में यहां पर प्राइम मिनिस्टर तो दी गई है यहां पर इसको, पर लेकिन कम प्राइमेसी दी गई है। खासकर जिस तरीके से इंडिया चाहता था कि फोकस दिया जाए टेररिस्ट एक्टिविटी के ऊपर, उतना फोकस नहीं दिया गया। पहली बात। एंटी करप्शन की अगर बात की जाए तो अगर बात करें
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो ये जो बनाई गई थी G7 कंट्री के द्वारा, इसका फोकस बेसिक यही था कि देखिए एक तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जा सके और ब्लैक मनी को यहां पर व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोका जा सके, और दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। तो पहले तो यहां पर ब्लैक मनी की बात की जा रही थी, आगे टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात करने लगे 2001 के बाद में, जब यहां पर मुंबई यूएसए के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ। उस टाइम से लेकर आगे फिर ये भी चलने लगा कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग को भी इसके अंदर काउंट करके चलना है। तो वो भी तमाम मुद्दे यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिले। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, काफी न्यूज में थी। ओसाका जापान के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं सफर के बारे में। तो सफर प्रोग्राम है यहां पर, ये क्या प्रोग्राम है, अगर इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताए तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। सबसे पहले बात की जा रही है बुल्ट एयर पोल्यूशन मिटिगेशन स्ट्रेटजी, यानी कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। प्रमोट करता है यहां पर एजुकेशन जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनके लिए। अडेप्ट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट को, ये स्ट्रेटजी को, ये बोला गया है। फिर बोला गया नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर सही है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। आंसर जो इसका सही है वो है ए। अगर इसके बात करें पहले फुल फॉर्म की, तो सफर के बारे में आप लोग को अगर फुल फॉर्म ही पता तो क्वेश्चन का आंसर दे पाते। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड द रिसर्च। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में ये आता है। कुछ और बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी IITM, ये पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है। और इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ये यहां पर इसको ऑपरेट करता है। जो भी पोल्यूटेंट है जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 1, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, तो ये सारे जो भी कंपोनेंट है यहाँ पर, ये खासकर जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूशन का कारण बनते हैं, उनको सबको यहाँ पर ये मॉनिटर करने का काम करता है, ताकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा सके। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो बड़ी बड़ी सिटीज में यहां पर ये बेसिक फोकस प्रोवाइड कराया जा सके। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, इस डेटा के बेस पर फिर हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। तो बेसिक फोकस यहां पर ये देखने को मिलता है। तो आंसर इसका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से भी आप लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। बात की जा रही है यहाँ पर राज्य के बारे में, और बोला जा रहा है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो भी यहाँ पर राज्य में होती है, यानी कि कार्यकारी शक्ति के बारे में बात की जा रही है, जो भी उनके पास से पावर होती है उसके बारे में बात की जा रही है। पहली स्टेटमेंट बोला गया एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है स्टेट की, वो वेस्टेड होती है गवर्नर के अंदर, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया कि रियल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में होती है। नेक्स्ट बोला गया कि ऑल एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन लिए जाते हैं वो यहां पर लिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के नाम पर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 बी में बोला गया 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया 2 और 3। तो सही आंसर आप लोग बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। सही आंसर जो है इसका ये है ए, यानी कि यहां पर जो हमारे संविधान के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो गवर्नर के नाम पर काम होता है राज्य के अंदर, और इसी के साथ में जो सेंट्रल लेवल पर काम होता है प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी जो पावर होती है वो सारी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जो कि चीफ मिनिस्टर भी इसका पार्ट होता है। ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो सारे यहां पर गवर्नर को बताए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। इंटरमीडिएटरी का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, और इसी तरीके से नाम रहते हैं गवर्नर के नाम पर लेकिन एक्चुअल में जो पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में पावर होती है पूरी। तो वही डिसीजन लेते हैं, गवर्नर को उनकी एड एंड एडवाइस से काम करना पड़ेगा। पर लेकिन अगर मैटर आता है यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट में, आप लोगों को पता है 3 लिस्ट हैं, एक है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे सेंटर उसके ऊपर ला बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उसमें स्टेट ला बना सकते हैं। इसी के साथ में कॉन्करेंट लिस्ट में यहां पर दोनों मिलकर ला बना सकते हैं। पर लेकिन अगर कंडीशन यहां पर ये निकल कर आती है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कि यहां कैसे ला बनाना है क्या नहीं करना है, तो जो गवर्नर होता है ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, प्रेसिडेंट की भी पावर यहां पर फिर आ जाती है पिक्चर में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो इनडायरेक्ट वे में बोले तो यहां पर राज्य से बाहर निकल जाती है पावर, ये ठीक है। तो आंसर किसके हाथ में, आंसर कैसे हो गया यहां पर? आंसर हो गया ए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात करें NEFT के बारे में और RTGS मोड, जो कि यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में भी थे। इसको बोलते हैं यहां पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको बोलते हैं यहां पर रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बेसिकली इनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो काम क्या रहता है यहां पर इसका काम बेसिकली रहता है कि फंड ज्यादा से ज्यादा लेवल पर कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बोला गया कि NEFT जो है यहां पर ये टाइम बैचेज में यहां पर फंड ट्रांसफर करता है, यानी कि एक बैच रहता है कि हाँ पहले अगर आप लोगों ने फंड ट्रांसफर कर दिया तो कुछ टाइम लगेगा तब पहुंचेगा। रियल टाइम में जो रहता है एकदम रियल टाइम में ट्रांसफर होता है। पहले में बोला गया, दूसरे में बोला गया यहां पर कि जो RTGS की कोई नो लिमिट मिनिमम लिमिट नहीं है, NEFT की जो लिमिट है वहां पर वे मिनिमम यहां पर 2 लाख बोला गया है। तो यहां पर ये गलत है, RTGS की जो लिमिट है ये मिनिमम 2 लाख है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। तो सही आंसर क्या हो गया यहां पर इसका? ये स्टेटमेंट गलत हो गई, सही आंसर हो गया इसका ए। ये रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों था? रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक तो टाइम चेंज किया गया RTGS का जो
स्लॉट होता है उसका टाइम चेंज किया गया है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो पैसा लगता है उसको भी यहाँ पर हटाने की बात की गई है। तो इसलिए यहाँ पर ताकि इलेक्ट्रॉनिकली और आसानी से लोग पैसे ट्रांसफर कर सकें उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया गया है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में? ए में बोला गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यहाँ पर ये फूड असिस्टेंस है, यहाँ पर खासकर यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है, ये एक तरीके से यूएन के द्वारा काम किया जाता है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक तरीके से जो जनता के फायदों को पहुंचाने वाली, भुखमरी को रोकने वाली और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। तीसरी स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है कि जो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर गवर्न की जाती है इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। जो यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो गवर्न किया जाता है ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि इसके अंदर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3 ओनली, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सही आंसर है इसका डी। बेसिकली यहाँ पर काम क्या करता है, कई सारी बीमारी, अगर कहीं पर कुपोषण का शिकार है लोग, इवन HIV एड्स के लिए भी यहाँ पर इसकी सपोर्ट देखने को मिलती है, ताकि जनता जो है खासकर अगर किसी के साथ में कोई लोग नहीं रह रहे हैं उसको सोसाइटी से हटा दिया जाता है तो भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सके। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बेसिकली भुखमरी को कैसे हटाना है उसके ऊपर भी काफी फोकस देकर चलता है। और आप लोगों को पता है अगर यहां पर हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो जीरो हंगर की बात की जा रही है 2030 तक। यहां पर तो कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो ये भी सारी चीजें फोकस देकर यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव करना है। तो आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, NIIF के बारे में। रिसेंटली अभी न्यूज में भी था यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जब बात की जा रही थी और नैनो मैगजीन में मैंने इसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें कवर की थी। बोला गया कि ये जो सेटअप किया गया था यहाँ पर ये 40,000 करोड़ का यहाँ पर ये फंड सेटअप किया गया था 2015 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट है उसको फंड किया जा सके। नई प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और खासकर ब्राउन फील्ड या फिर जो कोई इंस्टॉल्ड यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जा सके। ठीक है, तो इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाने की बात की गई। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर NIIF है जो करंटली 5 तरीके के फंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट के मैंडेट के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2 या फिर या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ए। ये यहां पर गलत है, ये 5 फंड नहीं है, ये 3 फंड है। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। डिटेल में देखेंगे तो लगभग 40,000 करोड़ यहां पर बताया गया 2015 में इसको बनाया गया। 49% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है इस पर्टिकुलर फंड के अंदर में। बेसिक फंड यही रहता है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरीके से इसको देखा जाता है। ये जो फंड है ये रजिस्टर यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। 3 तरीके फंड है यहाँ पर, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये 3 तरीके के फंड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग एरिया में इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका ए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है IRNS के बारे में। इसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, बोला गया कि यहां पर 3 सैटेलाइट तो आप लोगों को जियो स्टेशनरी देखने को मिलते हैं, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस देखने को मिलते हैं ऑर्बिट के अंदर। दूसरा बोला गया कि यहां पर ये लगभग 5,500 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज यहां पर बियॉन्ड द बॉर्डर यहां पर कवर करने वाला है। दूसरा बोला गया यहां पर जो सैटेलाइट ये यहां पर है बेसिकली ये फुल कवरेज एरिया में काम करने लगेगा 2019 में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया 1 ओनली, टी बोला गया 1 and 2, सी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया नन। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ए। ये यहां पर सही आंसर है। 3 तो आप लोगों को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखने को मिलेंगे और 4 जियो सिंक्रोनस, टोटल मिलाकर 7 सैटेलाइट का यहां पर ये ग्रह है। तो ये बेसिकली ये हमारा ही सिस्टम है। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे आप लोग जीपीएस बोलते हैं ना, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है यूएसए का, तो हमारा जीपीएस है ये बेसिकली आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कई बार आप लोगों को न्यूज में भी देखने को मिलता है क्योंकि ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, कई बार यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो फुल कवरेज एरिया अभी आप लोग इसका नहीं बोल सकते इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर गलत देखने को मिलेगी। और जो यहां पर रेंज जो बोली गई यहां पर 5,000, तो ये 5,000 नहीं है, ये लगभग 1,500 किलोमीटर की बात की गई है। ठीक है, 5,000 यहां पर गलत बोल दिया। पर लेकिन फिर भी अगर बात करें यहां पर जिस तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि लास्ट जो इसका सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, पहला सैटेलाइट इसका लॉन्च किया गया था जुलाई 2013 में। लास्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है ये अप्रैल 12 2018 में लॉन्च किया गया है। हालांकि बीच में प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिली, 7 सैटेलाइट थे पर लो सैटेलाइट, टोटल 9 सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किए गए। तो टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखें तो 2018 तक इसका काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो 2019 जो बोला गया यहां पर ये गलत स्टेटमेंट है। तो ए आंसर यहां पर सही हो गया। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे पाएंगे। बात की जा रही है यहां पर ईपीसीए के बारे में। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बता दूं पहले, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑथोरिटी। तो ये जो ऑथोरिटी है इसके बारे में स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। पहला बोला गया है ईपीसीए है, यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये प्रोटेक्ट करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, खासकर जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पोल्यूशन नेशनल कैपिटल रीजन में, एनसीआर वाले रीजन में, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया ईपीसीए ये असिस्ट करती है, यानी कि एक तरीके से हेल्प करती है अपेक्स कोर्ट, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो वेरियस इन्वायरमेंट मैटर पर ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहां पर ईपीसीए ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। बेसिकली टास्क ये है कि कैसे टैकल करना है एयर पोल्यूशन को इन जो नेशनल कैपिटल रीजन है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही स्टेटमेंट कौन सी है आप लोगों के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका सी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने ध्यान से स्टेटमेंट सुनी होगी, हर जगह नेशनल कैपिटल रीजन की बात की जा रही है, यहां पे नेशनल कैपिटल रीजन की बात की जा रही है, तो फिर ऑल ओवर इंडिया कहां से आ गया यहां पर? तो ये गलत स्टेटमेंट है। यहां पर नेशनल कैपिटल रीजन में यहां पर सारा काम ये चल रहा है। इसी के लिए यहां पर ये ऑथोरिटी बनाई गई है ताकि नेशनल कैपिटल रीजन को सुधारा जा सके। जो लोग रहते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट, वहां पर जो भी पोल्यूशन रहता है कैसे उसको सुधारना है, ये तमाम मुद्दों पर फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। 19 यहां पर अगर बात की जाए हमारी कंट्री में, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 के हिसाब से यहां पर ये मैंडेट, यहां पर ये काम किया जाता है नेशनल कैपिटल रीजन को सुधारने के लिए। तो इसके बारे में ये बातें याद रखते हैं। आंसर सी हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं, रिपोर्ट ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड 2019 ये पब्लिश की जाती है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड द क्राइम। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया कि यूएनओडीसी ये रिलाई करती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्टॉक मार्केट से। दूसरा बोला गया कि स्टेब्लिश की गई थी 1997 में, मर्ज किया गया यहां पर यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। तो इसके हिसाब से वो इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन, तो इसके हिसाब से यहां पर इसको बनाया गया मर्ज कर। ए में बोला गया ओनली 1 सही है, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है इसका ये बेसिकली बी, 1997 में गठन किया गया था, पर लेकिन जो इसको कंट्रीब्यूशन मिलता है वो गवर्नमेंट से मिलता है। 90% के करीब जो इसका बजट आता है। जो भी यहां पर मेंबर्स हैं उनको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम यहां पर हो रही है, इलीगल तरीके से एक्टिविटी हो रही है, क्राइम टेररिज्म हो रहा है, तो यहां पर वो इसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर यहां पर ये काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। आंसर इसका भी क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी। ओके।